चलो भाई शुरू करते हैं। ऑलरेडी VMOPS02 का 1 मॉडल पेपर हमने अपलोड कर रखा है साथियों। इस वीडियो को देखने के बाद आप पहला मॉडल पेपर देख सकते हो, ये है मॉडल पेपर 2। साथियों मॉडल पेपर 1 के अंदर हमने लगभग 50% क्वेश्चनों को कवर कर दिया था। 50% क्वेश्चन को कवर हम इस मॉडल पेपर के अंदर करने वाले हैं। बिना स्किप की वीडियो को पूरा देखना है। इस मॉडल पेपर के अंदर आपके सेक्शन A, B और C तीनों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ उत्तर भी आपको मेंशन किए मिलेंगे। आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम में जो आगे खिसक चुके हैं, इससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि आपका एग्जाम में पेपर कौन सा आएगा वो हमें पहले ही पता चल गया है। समझदार को इशारा काफी है, पूरी व्यवस्था में आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। यानी मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का क्या उल्लेख था वो बताना है। मनु ने समाज को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा है। प्रत्येक का कर्तव्य अलग अलग था। उन्होंने माना कि वर्ण व्यवस्था से समाज में अनुशासन और स्थिरता आती है। यह किसका मानना था? मनु का मानना था। एक सिंपल वे में बता देता हूँ, जैसे ये मनुष्य है, राइट, तो इससे मतलब सर से निकले ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और पैरों से शूद्र। ठीक है साथियों, इस प्रकार 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर विभाग का क्या महत्व है। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर विभाग को राज्य की आंख कान कहा जाता है। यानी जो गुप्तचर होता है वो पूरे राज्य पे ध्यान रखता है, तो राज्य की आंख और कान कहा जा सकता है। यानी ठीक है, शत्रु की चाल, प्रजा की स्थिति और मंत्रियों की निष्ठा जानने के लिए जासूस आवश्यक बताए। यानी सब कुछ जानने के लिए, मंत्रियों के बारे में, सबके बारे में जान पहचान करने के लिए जासूस आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन A का, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शुक्र नीति के अनुसार अच्छे राजा के गुण कौन कौन से हैं। शुक्र नीति के अनुसार राजा को धर्मनिष्ठ, पराक्रमी, दयालु, ईमानदार और न्यायप्रिय बताया गया है। यानी एक राजा के अंदर वो धर्मनिष्ठ होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, दयालुता उसके अंदर होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और न्यायप्रिय होना चाहिए। राजा को प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए। जो राजा होती है उसे प्रजा की सुरक्षा करनी आनी चाहिए। चौथा है, दयानंद सरस्वती के स्वराज्य का अभिप्राय लिखिए। यानी दयानंद सरस्वती का स्वराज्य से क्या अभिप्राय था वो आपको बताना है। साथियों दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य का अर्थ भारतीय द्वारा भारतीय शासन को बताया है। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज का अर्थ बताया है भारतीयों द्वारा भारत पर शासन। वेद आधारित शासन को उन्होंने आदर्श माना है। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 5वां क्वेश्चन है, विवेकानंद के बारे में क्या कहा है। यानी विवेकानंद ने शिक्षा बारे में क्या कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। विवेकानंद जी ने शिक्षा को आत्मबल और चरित्र निर्माण का साधन माना है। विवेकानंद जी का कहना था कि शिक्षा आत्मबल और चरित्र निर्माण का प्रमुख रूप से साधन है। उनका कथन था कि शिक्षा वो है जो मनुष्य के भीतर की शक्ति को जागृत करती है। यानी शिक्षा से जो मनुष्य की आंतरिक शक्ति होती है वो उजागर होती है। 6वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था और उसका क्या महत्व था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो तिलक का प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस नारे ने स्वतंत्रता में नई ऊर्जा और क्रांति की भावना पैदा की है। ठीक है, अब जानते हैं सेक्शन C का 7वां क्वेश्चन है, नेहरू की 5 वर्षीय योजनाओं का उद्देश्य लिखिए। तो नेहरू ने 5 वर्षीय योजनाओं द्वारा औद्योगिकरण, कृषि विकास और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार हमने आपके टोटल सेक्शन A के 7 क्वेश्चन जाने। उनमें से 3 क्वेश्चन आपको एजिटेटर देखने को मिल जाएंगे, 4 क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर 1 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन B के बारे में। उससे पहले मैं आपको साथियों बता देता हूँ, आपका एक क्वेश्चन बच गया था 8वां, वो था अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र का मूल क्या है। 1000% इंपोर्टेंट है कि अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र का मूल क्या है। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र का मूल सामाजिक न्याय, समानता और बंधुता है। केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यह था अंबेडकर के अनुसार। अब जानते हैं सेक्शन B के अंदर जो आपको टोटल 6 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। उनमें से 4 क्वेश्चन करने, तो 2 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से मिलेंगे और 2 क्वेश्चन मॉडल पेपर 1 से मिल जाएंगे। चारों के चारों मॉडल पेपर है जो चारों को 6 क्वेश्चन है जो 2 मॉडल पेपर से आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
पहला क्वेश्चन है, मनु के राज्य तथा शासन संबंधित विचारों की व्याख्या कीजिए। एजिटेड एग्जाम के अंदर मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट 100% है। उससे पहले बता देता हूँ, जिनको भी PS02 एंड HI01 HI02 सबके मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, उनके लिए पर्सनल अलग से लाइव वीडियो चाहिए, तो आप सभी को ये सब बेनिफिट मिल सकते हैं। आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी। साथियों, आप गोल्ड मेंबरशिप ले सकते हो उस चैनल की, इससे आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब कुछ भाई लोग कहेंगे सर मेंबरशिप में पैसा लगता है, तो देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि देवे जिसको देते हैं सुन सुदामा दास, नहीं दियो मैं कुछ ना दूं चाहे फेरा फिर 50। अगर आप मेरे को थोड़ा सा अमाउंट पे करके मेरे साथ जुड़ोगे ना, तो साथियों आप घर पे बैठे मंथली 5000 से लेके 50,000 तक आराम ले बिना 1 रुपये इन्वेस्ट किए कमा सकते हो। ऐसा एक बिजनेस मॉडल आपके लिए लेके आया हूँ। जानना चाहोगे इसके बारे में? कमेंट करो, पूरा वीडियो बना दूंगा। सेक्शन बी है, मनु के राज्य तथा शासन संबंधित विचारों की व्याख्या कीजिए। मनु ने धर्माधारित राज्य की परिकल्पना की है, यानी मनु का मानना था कि राज्य हो जो धर्म पर आधारित होना चाहिए। राजा को धर्मराज बताया है, जो धर्म का पालन कर प्रजा की रक्षा करता है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज का संगठन किया है उन्होंने, मतलब वर्ण व्यवस्था 4 थी, उसके अनुसार उन्होंने समाज का संगठन किया है। दंड नीति को आवश्यक माना है। उन्होंने कहा है कि दंड से ही समाज सुधर सकता है, ठीक है, ताकि अपराध रुके। उन्होंने अर्थव्यवस्था, कर और न्याय व्यवस्था का भी विचार व्यक्त किया है। उनका मानना था कि कर से राज्य की नींव डल सकती है, राज्य का विकास हो सकता है, ठीक है। उनका प्रमुख विचार था, मनु का राजनीतिक चिंतन आशीर्वाद और धार्मिक पर आधारित था, ठीक है साथियों। इस प्रकार मनु के ये थे शासन संबंधित विचार। प्रमुख रूप से क्या थे कि जो राजा होगा वो धर्म के आधार पर राज्य को चलाएगा। दूसरा था कि प्रजा की रक्षा करेगा, और व्यवस्था के अनुसार समाज का संगठन किया जा सकता है। दंड नीति इसके अंदर आवश्यक है, और उन्होंने अर्थव्यवस्था और कर जैसी चीजों को उनको महत्व दिया और नए व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए, ठीक है। इस प्रकार उनका राजनीतिक चिंतन है जो आज भी आदर्शवादी है, ठीक है, और धार्मिक आधार वाला है। अब जानते हैं आपका सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत विस्तार से लिखिए। 15,000% इंपोर्टेंट है। एजिटेड आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या था। कौटिल्य ने राज्य को 7 अंगों से बना बताया है, यानी कौटिल्य ने कहा है कि राज्य 7 अंगों से बना है। पहला तो राजा, दूसरा अमात्य यानी मंत्री, तीसरा जनपद यानी प्रदेश, चौथा दुर्ग, 5वां कोष, 6वां दंड और 7वां मित्र। साथियों टोटल आपका 14 नंबर का क्वेश्चन भी ये आ सकता है और 7 नंबर का भी आ सकता है। 7 नंबर का आएगा तो ये आपका एजिटेड है, 7 में से 7 मिल जाएगा। अगर 14 नंबर का आए तो फर्स्ट पॉइंट लगाना राजा, और फिर आपको लिखना है किसी भी राज्य को बनाने के लिए तथा राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला राजा का होना अत्यंत आवश्यक है। इससे आपको मिलेंगे 2 नंबर। फिर दूसरा पॉइंट लगा के लिखना अमात्य, यानी एक राज्य को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद का गठन किया जाना चाहिए। इससे मिलेंगे आपको 2 नंबर। फिर तीसरा लगा के आपको लिखना है जनपद यानी प्रदेश, कोई भी राज्य बनाने के लिए उसकी सीमाओं का निर्धारण होना अत्यंत आवश्यक है। इससे प्रदेश बनाकर ही सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट लगा के आपको लिखना है दुर्ग, यानी किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक दुर्ग का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दुर्ग के अंदर ही राजा रह सकता है और राजा की पूरी कोष, भंडार, सेना वगैरह सबका सुरक्षा से रिलेटेड और वहां पे रहने की स्थान होती है दुर्ग, तो दुर्ग होना आवश्यक है। 5वां लगा के आप लिखना है कोष, यानी एक राज्य की आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से चलाने के लिए मुद्रा कोष का होना अत्यंत आवश्यक है। फिर 6वां पॉइंट लगा के आपको लिखना है दंड, यानी किसी भी राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और सैनिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सेना का होना अत्यंत आवश्यक है, और प्रजा की रक्षा के लिए सेना का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 7वां मित्र, यानी राजा के मित्र होने आवश्यक है और पड़ोसी राज्य वो मित्रता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। ये कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत है। ऑलराइट, ये सभी राज्य के अस्तित्व और शक्ति के लिए आवश्यक है। इनमें संतुलन और सामंजस्य होने का राज्य समृद्धि और सुरक्षा में रहता है। इनके होने से राज्य है जो सुरक्षा के अंदर रहता है। अब बात करते हैं आपके मॉडल पेपर 2 के सेक्शन बी के तीसरे क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के सामाजिक और राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके सामाजिक और राजनीतिक विचार क्या थे वो बताने हैं। दयानंद ने वेदों को सर्वोच्च ज्ञान माना, यानी दयानंद सरस्वती का कहना था कि वेद ही सर्वोच्च ज्ञान है। जातिवाद, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जातिवाद का उन्होंने विरोध किया था और अंधविश्वास का विरोध किया था।
स्त्रियों की शिक्षा समानता पर बल दिया था। वो कह रहे थे कि महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जाए। स्वराज्य और भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। उन्होंने स्वराज्य और भारत भारतीयों के लिए एक नारा दिया था। आर्य समाज की स्थापना कर समाज सुधार किया था। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर एक समाज सुधार का प्रमुख रूप से नारा दिया था। वे सामाजिक और राजनीतिक चेतना के अग्रदूत थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है साथियों, अब आपके सेक्शन बी का फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषताएं लिखिए। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद की प्रमुख क्या विशेषता थी वो बताना है। देखो, जहां स्वामी विवेकानंद दिख जाए ना तो ये लाइनें टिप देना। विवेकानंद का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक और आध्यात्मिक था। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने धर्म को राष्ट्रीय एकता का आधार बनाया। उनका मानना था कि धर्म ही राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार है। शिक्षा और युवाओं के उत्थान पर बल दिया। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रसार किया जिससे युवा आत्मनिर्भर हो सके। पश्चिम में भारत की महान परंपरा का प्रचार किया। उन्होंने राजस्थान और पश्चिमी भारत का जो संस्कृति उसका परंपरा प्रचार किया। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से सेवा और सुधार कार्य किए। उनके राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नई चेतना जगाई है। ठीक है साथियों, यह था स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद के प्रति मुख्य विशेषता। पांचवा क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उग्र राष्ट्रवादी नीति पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उग्र राष्ट्रवादी नीति क्या थी, उस पर आपको बताना है। तिलक ने नरमपंथी नेताओं की नीतियों का विरोध किया। तिलक क्या थे? उग्रपंथी थे। ठीक है, और दो प्रकार की राष्ट्रवादी भावना होती है, एक उग्रपंथी और एक नरमपंथी। नरमपंथी में गांधी जी आते थे और उग्रपंथी में अपने लोकमान्य साहब हो गए, भगत सिंह जी हो गए, इस प्रकार। ठीक है, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और जन जागरण पर बल दिया। उनका मानना था कि स्वदेशी अपनाओ, बहिदेशी को बाहर करो, बहिष्कार करो विदेशी वस्तुओं का, और बाहर की शिक्षा ग्रहण मत करो, अपने भारत की शिक्षा ग्रहण करो, और जन जागरण पर बल दिया, यानी जनता को जगाने पर उनका प्रमुख रूप से योगदान रहा। गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव के जरिए जनता को संगठित किया। ठीक है, मतलब उन्होंने शिवाजी महोत्सव और गणपति उत्सव के रूप में लोगों को इकट्ठा किया। गीता रहस्य में कर्म योग का संदेश दिया। उनका राष्ट्र उग्र और क्रांतिकारी था, यानी उनका राष्ट्रवाद कैसा था? उग्र और क्रांतिकारी था। उनके समय साथियों अंग्रेज इकट्ठा नहीं होने देते थे, तो उनको एक धार्मिक त्योहार के रूप में इकट्ठा किया गया था और उन्हें शिक्षा दी गई थी। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के धर्म और समाज सुधार संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंबेडकर ने जातिवाद और इस अस्पृश्यता को समाज का सबसे बड़ा शत्रु बताया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद और छुआछूत को सबसे बड़ा समाज का शत्रु बताया है। उन्होंने शिक्षा को दलित उत्थान का साधन माना है। उनका मानना था कि शिक्षा से दलित भी उबर सकते हैं और दुख दाड़े से छूट सकते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण कर समानता और बंधुता का संदेश दिया। स्त्रियों के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। उनका लक्ष्य न्यायपूर्ण और समता पूलक समाज था। ठीक है, इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के ये सामाजिक सुधार संबंधित विचार थे। अब बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000% आपको 4 में से 2 प्रश्न है जो एजिटेड यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले बता देता हूँ कि आप घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बग्गू फैशन की लिंक होगी, आप उस यूट्यूब चैनल पे जाना, वहाँ से आप 3-4 शॉर्ट्स देखना, वहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर आपके सेल का 10% कमीशन है जो आपको मिलेगा। ठीक है, आपको प्रोडक्ट सेल करने, फिलहाल हम 4 कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी वीडियो के अंत के अंदर बता दूंगा। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, मनु और कौटिल्य के राजनीतिक विचारों की तुलनात्मक विवेचन करना है। यानी मनु और कौटिल्य के मध्य राजनीतिक विचार थे, उनका तुलनात्मक विवेचन करना है। सबसे पहले उत्तर जानते हैं। मनु धार्मिक आदर्शवादी चिंतक था। वर्ण व्यवस्था और धर्म आधारित राज्य की परिकल्पना की। मनु का मानना था कि वर्ण व्यवस्था से राज्य संगठन में रहेगा एंड देन धर्म पर आधारित राज्य रहेगा। राजा धर्म पालक होगा और दंड नीति और सामाजिक स्थिरता पर इन्होंने बल दिया है। उसी प्रकार कौटिल्य ने व्यवहारिक और यथार्थवादी चिंतक था। सप्तांग सिद्धांत दिया उन्होंने, मंडल सिद्धांत दिया और गुप्तचर व्यवस्था का उन्होंने सह रूप से वर्णन किया और आर्थिक नीतियां बनाई और राजनीति को धर्म से अलग रखा। ठीक है, यह था कौटिल्य। अब इनकी जानते हैं समानता और उसके बाद जानेंगे अंतर।
देखो समानता, दोनों ने राज्य और दंड नीति को आवश्यक माना, यानी दोनों ने बोला कि राज्य को होना आवश्यक है, क्योंकि राज्य के बिना तो फिर कुछ है ही नहीं, और दूसरा दंड होना आवश्यक है जिससे राज्य कंट्रोल में रहे। राजा को प्रजा का रक्षक बताया, यानी जो राजा होता है वो प्रजा का रक्षक होगा। अंतर क्या था? मनु आदर्शवादी और धर्म प्रधान था, जबकि कौटिल्य व्यवहारिक और यथार्थवादी था। निष्कर्ष, मनु ने धार्मिक आधार पर राजनीतिक समझाई, मतलब मनु ने धार्मिक के आधार पर राजनीति समझाई, लेकिन कौटिल्य ने व्यवहारिक विज्ञान के रूप में। दोनों मिलकर भारतीय राजनीतिक परंपरा के दो पहलू प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार साथियों हमने आपके सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन पढ़ा। अब पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। उससे पहले बता देता हूँ, अभी तक आपने बिफोर वन डे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और बाजू में एक बेल आइकन की घंटी होगी, उसको दबाकर ऑल पर सेट कर दें। देखो ऑल पर सेट करोगे तो उससे ये फायदा होगा कि जब भी लाइव के अंदर आऊंगा ना तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती के योगदान का आलोचनात्मक अध्ययन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती के योगदान का आलोचनात्मक अध्ययन करना है। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक माना जाते हैं, राजा राम मोहन राय को। एंड देन उन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और स्त्री शिक्षा और प्रेस स्वतंत्रता जैसी भावनाएं उन्होंने निर्धारण की थी। तो फिर जानते हैं अब दयानंद सरस्वती के बारे में। साथियों, वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज की स्थापना की थी और जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध किया था। ठीक है। अब इनके बाद जानते समान योगदान क्या रहा। दोनों ने सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना जगाई है। किस किसने? राय साहब ने और सरस्वती जी ने। भिन्नता क्या थी? राजा राम मोहन राय अधिक पश्चिम प्रभावित थे, यानी पश्चिमी रूप से ज्यादा प्रभावित थे, और दयानंद परंपरा और वैदिक मूल्यों पर आधारित थे। निष्कर्ष, दोनों नेताओं ने समाज की नई दिशा दी और स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। इस प्रकार हमने राजा राम मोहन राय जी के बारे में और दयानंद सरस्वती के बारे में हमने ये चीजें पढ़ी है। अब जानेंगे आपका सेक्शन सी का तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो है गांधी जी और अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक विचारों की तुलना कीजिए। 100% इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। पिक आर्टिस्ट क्वेश्चन है, वो आपको एजुटेड आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 3 है, गांधी जी और अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक विचारों की तुलना। सबसे पहले जानते हैं गांधी जी के बारे में। अहिंसा, सत्याग्रह, ग्राम स्वराज, अस्पृश्यता उन्मूलन, सुधार कर्मिक और नैतिक ढंग से। यानी गांधी जी कहते थे कि अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही प्रमुख रूप से परम धर्म है, कोई हिंसा नहीं करनी है, और राम 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 जय श्री राम करते करते मतलब हाँ जी करके हाँ में हाँ मिला के अपन को राज लेना है। और फिर वो सत्याग्रह के रूप में, और उन्होंने ग्राम स्वराज यानी ग्राम को एक देश का विभिन्न अंग माना है, अस्पृश्यता और उन्मूलन जैसी समस्याओं को खत्म करने का प्रयास किया है, और सुधार में कर्मिक और नैतिक ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। अब अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। इन्होंने जातिवाद और अस्पृश्यता का कठोर विरोध किया। उनका मानना था कि जातिवाद की चीज को हटा दिया जाए और अस्पृश्यता छूआछूत को हटाया जाए। शिक्षा और आरक्षण द्वारा दलित उत्थान सुधार के लिए संवैधानिक और क्रांतिकारी रास्ता अपनाया। यानी उन्होंने दलितों को आरक्षण दे दिया था और सुधार के लिए संविधान और क्रांतिकारी रास्ता अपनाया था। ठीक है, उन्होंने संविधान बताया और कानूनी रास्ता अपनाया था। समानताएं दोनों में क्या थी? दोनों ने दलित उत्थान और समानता की बात की। ये दोनों ये चाहते थे गरीब ऊपर उठे, दलित लोग है SC ST, ठीक है, वो थोड़ा ऊपर उठे। अंतर क्या था? गांधी जी सामाजिक सुधार, अंबेडकर दलित आंदोलनों के नेता और संविधान निर्माता थे। यानी गांधी जी थे तो सामाजिक सुधारक थे, अंबेडकर दलित आंदोलन के नेता थे और संविधान निर्माता थे। निष्कर्ष, गांधी जी और अंबेडकर के दृष्टिकोण में मतभेद थे, परंतु लक्ष्य एक ही था, सामाजिक न्याय और समानता। ठीक है, इस प्रकार हमने आपका ये भी क्वेश्चन जान लिया। अब जानते हैं आपका लास्ट फर्स्ट ऑल द बेस्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट सेक्शन सी का, वो है नेहरू और जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों की तुलनात्मक विवेचन कीजिए। उससे पहले बता देता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके 16 लेसन की समरी लेके आऊँ PS02 की, ताकि आपका एक भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं छूटे और पूरी बुक समझ में आ जाए, तो सिंपली आपको कमेंट करना है 16 लेसन। जैसे ही 16 लेसन 100 कमेंट आते हैं मैं आपके लिए वो ले आऊँगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी का। फोर्थ क्वेश्चन है, नेहरू जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों का तुलनात्मक विवेचन करना है। सबसे पहले जानते हैं नेहरू के बारे में। लोकतांत्रिक समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, औद्योगिकीकरण, पंचवर्षीय योजनाएं, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाई। यानी नेहरू ने सबसे पहले लोकतांत्रिक समाजवाद का वर्णन किया
उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप देने का प्रयत्न किया एंड औद्योगिकरण को भारत के अंदर लेके आए थे और पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जिससे भारत का आर्थिक रूप से विकास हो सके और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनानी नहीं तो रशिया के साथ गए और न ही अमेरिका के साथ गए, न ही विकसित के साथ गए और न ही गरीब के साथ गए, विकासशील का एक अलग ही गुटनिरपेक्ष बना दिया था। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नड्डा सामाजिक चिंतक, भ्रष्टाचार विरोधी नेता और संपूर्ण क्रांति आंदोलन को विकेंद्रित करने वाले लोकतंत्र की स्थापना की थी। समानताएं दोनों ने लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को महत्व दिया है। अंतर क्या है? नेहरू राज्यवादी समाजवाद के पक्षधर थे, जेपी विकेंद्रीकरण और जनता की भागीदारी पर जोर देते थे। निष्कर्ष, नेहरू और जेपी भारतीय लोकतंत्र के दो अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, एक राज्य केंद्रित करता है तो दूसरा जन केंद्रित करता है। इस प्रकार साथियों हमने आपके टोटल मॉडल पेपर के बारे में जाना। अब आपको बता देता हूँ, आप भग्गू फैशन के साथ जुड़कर मंथली 5000 से लेकर 50,000 तक कमा सकते हो। फुल डिटेल आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इंक्वायरी मिले तो भारत गवर्नमेंट जॉब अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप चाहते हो 16 लेसन की समरी लेके आऊँ या पूरी बुक समरी लेके आऊँ तो आपको सिंपली टाइप करना है पूरी बुक समरी। और साथियों एक चीज़ और बता देना मेरे को कि अगर आप चाहते हो कि मैं इसका भाग 3 भी लेके आऊँ, एक और मॉडल पेपर लेके आऊँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से ना जाए, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए जरूर लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।